हेलो गाइस, तो आप लोग को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लेबम 625 mg के बारे में कि क्लेबम 625 का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किस किस बीमारी में इसका उपयोग होता है और किस बीमारी में इसका उपयोग नहीं होता है। और एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे कि कितना डोज देना चाहिए और कितने टाइम चलाना चाहिए, किस बीमारी में इसका उपयोग दिन में एक बार करना है, किस बीमारी में इसका उपयोग 2 टाइम करना है और किस बीमारी में इसका उपयोग 3 टाइम करना है और कितने दिनों तक चलाना चाहिए। क्या प्रेगनेंसी में इस दवा को चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, किडनी इन्फेक्शन में चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, एक एक डाउट आपका खत्म हो जाएगा। तो बस पूरे वीडियो में बने रहते हैं, तो आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कि क्लेबम 625 जो है यह एंटीबायोटिक्स क्लास की दवा होती है। इट इज टाइप इज एंटीबायोटिक्स क्लास मेडिसिन। क्लेबम 625 जो है वो एंटीबायोटिक्स क्लास की दवा होती है। यह आपको याद रखना है कि क्लेबम 625 जो होता है वह एंटीबायोटिक्स क्लास का मेडिसिन होता है और इसमें 2 प्रकार के सॉल्ट मिले होते हैं। कितने प्रकार के? तो 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट मिले होते हैं। जो क्लेबम 625 बना होता है इसमें 2 प्रकार के सॉल्ट मिलाया जाता है। पहला एमॉक्सीसाइक्लिन जो कि 500 mg मिलाया गया होता है और पोटेशियम क्लेब जो होता है 125 mg मिलाया जाता है और दोनों के कंपोजिशन से बनता है 625। तो क्लेबम 625 बनाने के लिए इसमें क्या क्या मिलाया गया होता है? पहला होता है एमॉक्सीसाइक्लिन जो कि 500 mg होता है और दूसरा होता है पोटेशियम क्लेब जो कि कितने 125 mg होता है और दोनों के कंपोजिशन से बनाया जाता है जो कि बनता है क्लेबम 625 mg। यह आपको याद रखना है। और यह दवा कैसे वर्क करती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह जो होती है इट इज ए एमिनोपेनिसिलिन क्लास ड्रग्स। यह ऐसी दवा है जो किस क्लास की दवा है? एमिनोपेनिसिलिन क्लास की दवा है। आपको याद रखना है कि क्लेबम 625 जो है यह एमिनोपेनिसिलिन क्लास की दवा होती है। जो क्या करती है पहले मैं बता देता हूं। देखिए, जब भी आप बैक्टीरिया की बातें करते हैं, जैसे मैं बता दूं जीवाणु बोलते उसे, जीवाणु क्या करता है? हमको जहां जहां संक्रमण करता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? मैं फिर बोल रहा हूँ, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। और पेप्टिडोग्लाइकन किसकी मदद से बनता है? तो यह एंटीबायोटिक्स क्या करती है? ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम की क्रिया को रोक देता है। ट्रांसपेप्टाइड हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को बनाने में क्या करता है? मदद करता है। और जितने जीवाणु की कोशिका भित्ति बनेगी उतना ही ज़्यादा मात्रा में वो क्या करता है? वृद्धि करता है। तो यह जैसे हम लोग क्लेबम 625 खाते हैं वो क्या करता है? ट्रांसपेप्टाइड हार्मोन क्रिया को क्या कर देता है? रोक देता है, जिसके कारण जीवाणु की कोशिका भित्ति नहीं बन पाता है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति जैसे ही नहीं बन पाता है तो जीवाणु क्या हो जाता है? मर जाता है। जैसे मैं बता दूं कि कोई भी जीवाणु हमारे शरीर में अटैक किया और मैंने क्लेबम 625 खाया, तो क्लेबम 625 जैसे ही खाएंगे तो ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम की क्रिया रुक जाएगी, जिससे जीवाणु की कोशिका भित्ति नहीं बन पाएगी। और जीवाणु की कोशिका भित्ति जैसे ही नहीं बन पाती है तो जीवाणु क्या हो जाता है? मर जाता है और हमें जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो ठीक हो जाता है। अब आ जाते हैं कि इसका उपयोग आखिर कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ईयर इन्फेक्शन में, अगर आपके कान में खुजली हो रही है, कान बह रहा है, कान में दर्द रह रहा है, तो उस स्थिति में इसको चला सकते हैं। एमॉक्सीसाइक्लिन ग्रुप के 625 चला सकते हैं, जिसको हमने बोला क्लेबम। क्लेबम 625 का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ईयर इन्फेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन ईयर इन्फेक्शन में अभी बता देता हूँ, सिप्रोफ्लॉक्सासिन सबसे ज़्यादा चलता है। ये आपको ध्यान रख लेना है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होता है एंटीबायोटिक्स, उसका उपयोग कान इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन आप क्लेबम भी चला सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्क सिप्रोफ्लॉक्सासिन करता है, ये आपको याद रखना है। तो ईयर इन्फेक्शन में दिया जाता है। टीथ इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा वर्क करता है। टीथ इन्फेक्शन कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आपके दांत में खोड़ला हो जाता है और खोड़ला होने के चलते कभी कभी ऐसा दर्द होता है कि मसूड़ों में सूजन हो जाता है। तो उन सूजन को कम करने के लिए किसको दिया जाता है? आपको क्लेबम 625 दे सकते हैं, या मार्केट में आता है मेगा सीबी के नाम से।
क्या चीज़, मेगा सीबी 625 mg। इसको भी आप दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिया जाता है मेगा सीबी ही। मैंने क्या बताया कि अगर दांत में कोई इन्फेक्शन हो गया है, दांत में बहुत दर्द है, मसूड़ों में सूजन हो गया है, तो उस स्थिति में दिया जाता है क्लेबम 625, या उसके जगह पे दिया जाता है मेगा सीबी 625, जो क्या करता है कि इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और साथ ही साथ क्या करता है, सूजन को भी कम करता है। थ्रोट इन्फेक्शन में, गले के इन्फेक्शन में, अगर गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है उस समय भी क्लेबम 625 दिया जाता है। लेकिन गले इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है किसका, तो आपको मैं बता दूं, एजिथ्रोमाइसिन का। अगला आ जाते हैं एन स्किन इन्फेक्शन। अगर त्वचा में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है उस स्थिति में भी क्लेबम 625 का उपयोग होता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर किसी प्रकार का दिक्कत है सांस लेने वाले में, तो उस समय भी उपयोग होता है। टाइफाइड बीमारी में इसका उपयोग होता है और यूरिन इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग होता है कि यूरिन निकलने में दर्द होती है, बाद जलन होता है, तो इन सभी में उपयोग होता है। अब आ जाते हैं कि 625 mg का उपयोग कितने बार करना है, तो इसका उपयोग ज़्यादातर बीडी ही होता है। सामान्य संक्रमण में 3 दिन तक चलता है। हमेशा आपको याद रखना है कि ये कभी भी टीडीएस नहीं चलाया जाता है। टीडीएस कहने का मतलब दिन में ये 3 बार कभी नहीं चलाया जाता है, हमेशा चलाया जाता है दिन में 2 बार। आपको याद रखना है 625 mg का दिन में 2 बार ही चलाया जाता है। अगर ज़्यादा संक्रमण नहीं है और बहुत कम दिन से है तो आपको 3 दिन तक चलाकर बंद कर देना चाहिए। लेकिन ज़्यादा संक्रमण हो गया है तो उस स्थिति में 5 दिन तक इसको चलाना चाहिए और बीडी चलाना है, सुबह शाम आपको इस दवा को चलाना चाहिए। लेकिन ये प्रेगनेंसी में भी सुरक्षित मानी जाती है। अगर प्रेगनेंसी की स्थिति में भी ये दवा दी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर ये क्लेबम 625 आप खा रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है कि बार बार डायरिया हो रहा है, बार बार दस्त हो रहा है, और क्या अगर आपका जीभ जो है वो ब्लैक हो गया है या नोजिया वोमिटिंग, जीभ मचलाना वोमिटिंग हो रहा है, तो इस दवा को तुरंत और तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर आप दवा 625 ले रहे हैं और उस कंडीशन में हो रहा है कि आपको डायरिया हो रहा है, बार बार दस्त हो रहा है, उल्टी जैसा मन हो गया है और जी मचला रहा है, तो उस स्थिति में इस दवा को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये दवा साइड इफेक्ट आपको कर रहा है। आपको ध्यान रखना है और तुरंत डॉक्टर से मिलना सही है। अब ये किस मरीज को ये दवा नहीं चलती है, तो आपको याद रखना है ड्रग एलर्जी। दवा से अगर एलर्जी हो रही है, आप दवा खा रहे हैं और उसके प्रति एलर्जी हो रहा है, तो आपको ये दवा नहीं लेना है। अगर किडनी की कोई बीमारी है उस समय भी ये दवा नहीं लेना है। लीवर की कोई बीमारी है उसमें भी नहीं लेना है। हायर सेंसिटिविटी है उसमें भी ये दवा नहीं लेना। ये आपको याद रखना है कि कब ये दवा नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी बताया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज बेस के लिए बताया जाता है। कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सलाह का आपको नहीं लेना है। अगर कोई भी दवा लेते हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। ये जो भी बताया जाता है ये सिर्फ नॉलेज बेस के लिए बताया जाता है, जिससे आपका नॉलेज गेन हो, बाकी कुछ नहीं। तो जब भी कोई दवा लेना है तो डॉक्टर के सलाह से ही लेना है। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।